आज की जूम मीटिंग में सभी पधारे हुए सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया। और शादियों का त्यौहार चल रहा है, सब जने बिजी होंगे उसमें, संडे को भी समय निकाला है, इसके लिए भी शुक्रिया। आने वाले 2 संडे जो हैं उसमें मैं मिलूंगा नहीं, तो अगली मीटिंग जो होएगी वो 10 तारीख के बाद 17 तारीख को होएगी। तो इसलिए आज काफ़ी कुछ करना चाहेंगे हम। टॉपिक था हमारा, एक से अधिक ग्रह अगर किसी भी भाव में हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। अभी तक हमने जाना है हर भाव के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, फिर उस पे जो ग्रहों का ट्रांजिट होता है उसके बारे में। और अब जानना चाहते हैं भी एक हाउस में 2, 3, 4, 5, 6 तक ग्रह होते हैं तो वो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे, आज भाव नंबर 1 की बात करेंगे। तो 1 नंबर का जो भाव है उसमें अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो उसका मीनिंग ये हुआ जो राशि वहां पे है उस राशि का जो लॉर्ड है वो जहां पे बैठा है, किसके साथ बैठा है वो, और उस पे किसकी दृष्टि आ रही है वो, और जो बैठा है वो ग्रह उस किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी वो किस नक्षत्र की बाउंड्री में है। और फिर उसके बाद अगर और आगे जाए तो उस नक्षत्र का भी उप नक्षत्र क्या है। अगर हम पिन पॉइंट करें भी ये घटना कितने बजे घटेगी तो वो उप नक्षत्र से पता लगती है। 3 चीजों के माध्यम से लगती है। लगन का मतलब होता है पहले घर का कि वो स्वयं जो राशि उस पर लिखी होती है उसका लॉर्ड वो स्वयं उसका जो स्वभाव है उससे मैच करता होता है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो जैसे गहरे में बढ़ते हैं तो इसमें कई विधियों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं अपने। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक कुंडली को देखते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा और आगे तक जाते हैं, फिर उसके बाद नक्षत्रों के चलते हैं, फिर लाल किताब है और कई कुछ हैं, तो उनका सबका मिश्रण कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते जो हमें अच्छा सा एक नॉर्मल तरीके से चाहिए वो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि पहले भाव में, चूंकि पहला भाव जो है वो पहला दूसरा तीसरा कॉमन भाव है, यानी फिक्स है। ये सूर्य यानी वो पटल है पूरा ब्रह्मांड का। सूर्य उसके आगे है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। जो पीछे आकाश तत्व है वो 360 डिग्री का है। 12 भावों में बांटने से 12 राशियां बनती हैं, उनको फिक्स कर दिया नंबर 1 पे, ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो वो उसके भाव हो गए। भाव का मतलब हाउस हो गए। हाउस का मतलब है जो हमारी इच्छाएं हैं वो कहाँ से पूर्ति होंगी, उसी हाउस के अंदर जो जो उनको डिमार्केशन किया गया है, जो जो डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं उस अलॉटेड डिपार्टमेंट्स का अलग अलग वेरिएंट 30 डिग्री के अंदर वहां से हमें कुछ चीजों का आवश्यकता है, तो उस पे बारे में चर्चा हम करते चले जाएंगे। जो भाव फिक्स है वो बताते हैं हमारे को क्या हमारी जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार की घटनाएं कौन से भाव से देखी जाएंगी। नंबर 1 पूरी कैसे होंगी, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास प्लेनेटरी पोजीशंस होती है। जब उसकी दशा अंतरदशा आती तब, या ट्रांजिट जो उस पर मूवमेंट कर रहे होते हैं प्लेनेटरी लगातार वो। अगर हमें किसी महीने के बारे में जानकारी लेनी है तो सूर्य ग्रह को हमें देखना होगा सूर्य ग्रह उस राशि पे कब क्रॉस करेगा, क्योंकि 1 महीने में क्रॉस करता है, 12 महीने में पूरा सूर्य चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो हम देखेंगे भाई चंद्रमा कौन सी जाएगा। तो उस अगर हमें पर्टिकुलर डे के बारे में निकालना है तो चंद्रमा को देखना होगा, उसके ट्रांजिट को। अगर हमें महीने के बारे में निकालना है तो हमें सूर्य ग्रह को देखना होगा। और अगर हमें 1 साल का रिजल्ट निकालना है तो वो बृहस्पति ग्रह को देखना होगा। और इससे भी आगे 1.5 साल का निकालना है तो राहु केतु को देखना होगा। और शनि ग्रह का देखने के लिए 2.5 साल का देखना होगा, क्योंकि वो 2.5 साल में एक राशि बदलता है। और घंटे का निकालना भी, इस घंटे में घटना घटेगी तो उसके लिए हमें उसका सब लॉर्ड यानी कि उप नक्षत्र देखना होगा, जिस नक्षत्र पे वो बैठा है पर्टिकुलर प्लेनेट। उसके बाद भी आगे पिन पॉइंट करके भी निकाला जा सकता है कितने मिनट कितने घंटे के अंदर ये सब काम होगा, वो भी पता लग जाता है। इतनी गहरी साधना के साथ में इतना पेशेंस चाहिए और साथ में थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हमारा एनालिसिस होना चाहिए। गलती की संभावना तब हो जाती है जब हमारे पास टाइमिंग गलत होती है किसी की।
और टाइमिंग के अंदर 1-1, 2-2 मिनट के अंदर भी कुंडली का विवेचन बदल जाता है। कई जगह पे बदलता है, कई जगह पे नहीं बदलता। तो हमारा पहला भाव जो है उसके अंदर देखें तो पहले भाव की राशि 1 बनती है, उसका जो जमीन है उसका पटल वो मंगल ग्रह का है, क्षेत्र 30 डिग्री का। उस 30 डिग्री के मंगल के क्षेत्र में सूर्य उसका मित्र है, उसने अपनी पूरी लीज पे जमीन ले रखी है, उस पे अपना मकान बना सकता है। बाकी उसके मित्र बृहस्पति, चंद्रमा भी मित्र हैं, वो भी वहां आकर के अपना जब काम करते हैं तो तीनों चारों का कॉम्बिनेशन एक अच्छे स्वरूप में नजर आता है। अब मान लो भी यहाँ पे मंगल बैठा है, जिसकी चर्चा हम कर चुके पहले, तो मंगल के साथ में उसका मित्र सूर्य भी बैठ गया। तो अब सूर्य आया कहां से? 5वीं राशि से आएगा, 5वें भाव से आएगा। तो यहाँ पे आकर के वो उसकी पावर को बढ़ा देगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ देगा उस पावर को, मंगल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। चंद्रमा आएगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी शालीनता और बढ़ जाएगी, थोड़ा सा कूलनेस बढ़ जाएगी। और इसके साथ में बृहस्पति आ गया, और जो कि कृपा होती है, डायरेक्ट परमात्मा की कृपा का निमित्त बनता है। तो वहां पे ऐसे व्यक्ति 4 ग्रह बैठ जाए, सूर्य, मंगल, चंद्र और बृहस्पति, चारों यहाँ बैठ जाए, तो सूर्य आया 5th हाउस से, चंद्रमा आया 4th हाउस से, बृहस्पति आया 9th एंड 12th हाउस से। अब देखिए कि ट्रायंगल 1st, 5th एंड 9th का एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल पे आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो ट्रायंगल में घटती हैं, क्योंकि परमात्मा के पास डायरेक्ट कुछ देने के लिए नहीं है, ऐसे हमें ट्रायंगल से लेना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर, या बोलते हैं ना त्रिकोण लेते हैं। आपने देखा होगा कि अपनी बिल्डिंगें जापान, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड, जो विदेशों में बिल्डिंगें बनती हैं वो बनती हैं वास्तु का एक पायरा वास्तु नाम से सब्जेक्ट और होता है, तो उसके एंगल में लेते हैं वो 43। जैसे मम्मी बनी हुई है मिस्र के अंदर, मिस्र में जो मम्मी बनी हुई है जिसमें रखते हैं जी, मनुष्य जाने के बाद में उसको संभाल के रखते हैं कई साल तक, तो वो उसका ट्रायंगल में लेते हैं ऐसे। तो ट्रायंगल 60 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में कहीं होता है, वो अलग अलग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर डिपेंड करते हैं कितना बनाना है, ये वास्तु की पॉइंट आ जाता है। तो अपनी कुंडली में भी ट्रायंगल क्या होता है? पहला हाउस, 5वां और 9वां, इन तीनों में जो ग्रह बैठे हैं, जो राशि हैं, ये मित्र होंगी। मान लो सूर्य पहली राशि बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ वहीं पे, तो ये मान के चलो 5वें का भी असर वो दे रहा है, 9th का भी दे रहा है, और पहले का तो देना ही देना है उसने। अगर मित्र मंडली बैठ गई इधर, तो उसको बोलते हैं राजयोग, यानी उनके जब दशाएं चलेंगी मंगल की, सूर्य की, चंद्र की, बृहस्पति की, तो जीवन में तरक्की की मात्रा बहुत स्पीड से बढ़ेगी, कहना भी नहीं पड़ेगा, अपने कुंडली चेक कर सकते हैं आप। अब ये बात वहां पे इन 4 ग्रहों के अलावा कोई मैलेफिक प्लेनेट आ जाता है, जैसे राहु बैठ गया। अब राहु क्या होता है? उसके पास दिमाग है, धड़ से ऊपर ऊपर का हिस्सा है, नीचे का है नहीं है, ऐसा अजम्पशन में लेते हैं। तो वो क्या सोच विचार बहुत करेगा वहां बैठ के, बहुत ज्यादा थॉट्स प्रोसेस बहुत स्पीड से चलेगा उसका। अब थॉट प्रोसेस स्पीड से चलता है, अगर वो संसारिक चलता है तब तो राहु, अगर वो अध्यात्म में चलता है तो फिर केतु। केतु संन्यास, अध्यात्म, और जुपिटर यानी गुरु का, बृहस्पति का एक रिप्रेजेंटेशन भी होता है उसके अंदर। और राहु जो है संसार में जितना भी इस वक्त हम जिसको माया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दिखाई न देने वाली जितने भी कृत्य हैं, जैसे मोबाइल के अंदर तरंगे आ रही हैं, कंप्यूटर में सब कुछ हो रहा है, लोग कहते कुछ है करते कुछ है, ये जो अदृश्य रूप से हिडन एजेंडा है, ये हिडन चीजें जो पड़ी हुई हैं, जिनका स्वरूप का कोई आंकलन करना मुश्किल है, जमीन के अंदर कितना कुछ पड़ा हुआ है मालूम नहीं है, या किसी बॉक्स में क्या पड़ा है, वो सब राहु है। या आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर के आर्टिफिशियल जितनी भी हम चीजें दिखावे के रूप में करते हैं, जितना भी हम बनावटी करते हैं, सारा राहु ग्रह है। तब राहु का बोलबाला है इस वक्त। किसी टाइम पे सोने के बर्तन हुआ करते थे, वो सतयुग था। उसके बाद चांदी के बर्तन आए, तो द्वापर आया, फिर चांदी से
तो तांबे पित्तल के आने लगे, त्रेता, फिर कलयुग, यानी लोहे के, स्टील के, प्लास्टिक के बर्तन शुरू हो गए। देखो कितना डिग्रेडेशन हुआ है, हर चीज का डिग्रेडेशन शुरू हुआ है। और अब वापस वही घूम करके जब सर्कल पूरा होगा, लगभग 5000 साल का एक सर्कल है। जैसे 24 घंटे में दिन रात बदलते हैं, 60 मिनट का एक घंटा होता है, इसी तरह से 5000 साल का एक सर्कल बनता है। 12.5 साल, 12.5 साल, 12.5 साल, 4 युग बन जाते हैं। वर्तमान में दुनिया जिस मुहाने में पहुंच चुकी है, ये संगम युग बोलते हैं इसको, परिवर्तन के साथ देख सकते हैं। परिवर्तन बहुत जल्दी से चल रहा है और साकार रूप में एकदम से नहीं दिखाई देता, बीच में जो चलता रहता है, यानी लोगों के मन बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं परिवर्तन। युग बदला गया, और क्या बदलता है? शरीर यही होता है, सब कुछ यही होता है, तो युग बदल जाता है मन से। तो पहला जो हाउस है वो हमारा रिप्रेजेंट कर हमारे खुद की सेल्फ के स्वभाव का, हमारी लॉन्जिविटी का, हम कितना, क्या हमारी फिजिक है, किस प्रकार का हमारा पर्सनैलिटी का बनता है। तो उसके अंदर अब उसका लोड बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात। कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठता है राहु केतु, तो फिर वहां पे उसकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी भी बढ़ सकती है, पॉजिटिविटी भी बढ़ सकती है। तो वो डिपेंड करता है घर के संस्कार, कल्चर कैसा है। कोई 25-30% हमारी खुद की योग्यता पे भी डिपेंड करता है। 70% लगभग कुंडली काम करती है, लगभग 30% हमारे खुद के कर्म काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे बुध ग्रह बैठ जाए तो बुध ग्रह मंगल का अपोजिशन में है, एंटी है, उसका मित्र नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, मंगल और बुध आपस में जब बैठेंगे, मिलेंगे, उनकी जो शक्ति उसके बैठेंगे, तो वहां बुध ग्रह का जो रोल है वो कमजोर हो जाएगा। बुध क्या है? वाणी का कारक है, लिखने का कारक है। जितना भी कॉरेस्पोंडेंस हो रही है, जितना भी अकाउंटेंसी हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, जितना भी आप देखिए इनोवेशन के बीच में जो प्रारंभिक जो प्रीपरेटरी वर्क्स होता है वो सारा बुध ग्रह होता है, और प्राइमरी एजुकेशन का कारक होता है। इसके अलावा शरीर में देखें तो इंटेंसाइन का कारक होता है, बुध ग्रह हमारी स्किन का कारक होता है। तो इनमें कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम कहेंगे ना बीमार हो रहे हैं, कारण क्या है? तो कुछ ना कुछ ग्रहों का आपस में विरोधाभास होता है। यहाँ शुक्र बैठ जाए तो शुक्र जो है, परंतु बुध जहाँ बैठेगा तो सूर्य का मित्र है, बृहस्पति और मंगल का मित्र नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो एक मिला जुला सा असर होगा, अगर 4 ग्रह इकट्ठे यहाँ बैठ गए तो। अगर इसके अंदर शनि ग्रह इन्वॉल्व हो जाए तो शनि का तो ना मंगल का मित्र है, ना बृहस्पति का, ना सूर्य का, तो ये कैटेगरी अलग होगी। बुध शुक्र शनि राहु केतु ये अलग हो गए, और 3 ग्रह 4 ग्रह अलग हो गए, तो टोटल 9 है ना। ये बीच में हम देखें तो फर्स्ट हाउस के अंदर ग्रह जितने हों उनके अनुसार अगर व्यक्ति अपने आप को समझ करके अपने आप को उस अनुसार बनाना शुरू करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में वैसी वैसी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। कुछ तो जाने अनजाने हो जाती है। कई बार दशाएं अच्छी नहीं मिलती, उसके अनुरूप दशाएं नहीं मिलती। बृहस्पति बैठ गया लगन में, सूर्य बैठ गया, मंगल बैठ गया, परंतु साथ में दशा उसको मिल गई शनि ग्रह की, तो वो दशाएं शनि ग्रह की मिल गई, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी जितनी की उसके अनुसार मिलती। तो हर आदमी की कुंडली का अलग अलग जो फैक्टर्स कितने काम कर रहे हैं। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन द हाउसेस नंबर 1, हाउसेस का लॉर्ड नंबर 2, फिर उसके बाद प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर उसकी महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है वो, और फिर अंत में ट्रांजिट क्या हो रहा है। इन सब के बाद ट्रांजिट का असर भी पड़ता है। जब हम मेडिटेशन के फील्ड में चलते हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो जितने ज्यादा हम इसमें अंदर बढ़ते हैं, जितनी हमारी युक्ति की योग्यता इंप्रूवमेंट होती है, इन ग्रहों का मैलिफिक इफेक्ट हमारे पे कम पड़ता है, पर कम पड़ता है। आप इसको कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो मंगल बैठ गया जैसे अभी फर्स्ट हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति डैशिंग पर्सनैलिटी का, लंबा भी होगा, अच्छा चेहरा, लाल सुर्ख चेहरा होगा, बढ़िया होगा। सूर्य बैठ गया तो बाल उड़ जाएंगे उसके, और साथ में वो प्रभावशाली व्यक्तित्व में होगा, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा चंद्रमा आएगा तो उसकी आंखें बड़ी सुंदर होंगी, चेहरा गोल होगा, थोड़ा सा एक ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। लेडी है तो और ज्यादा सुंदर हो जाएगी। अब शुक्र आ गया तो वो भी एक प्रकार का आकर्षण कारक होता है, तो उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी में काफी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी।
शनि आ गया तो कलर में थोड़ी कमी आ जाएगी, राहु आ जाएगा तो कलर में और कमी आ जाएगी। ये सब उनके प्रभाव के अनुसार हुआ। अब दूसरी बात देखने की आती है, जब 4 ग्रह 3 ग्रह बैठते हैं तो अब हमें खुद को ऑब्जर्व करना है। आप अपनी-अपनी कुंडलियों में देखेंगे किसी-किसी ग्रह में, किसी-किसी हाउस में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं सबके। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं किया? आज उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले भाव का जैसे मैंने बताया भी उसका लॉर्ड यानी कि वो ज़मीन मंगल की, उस पे मकान बनाया सूर्य ग्रह ने। अब उसमें एंट्री उस मकान में उसके मित्र रह सकते हैं, बृहस्पति रह सकता है, चंद्रमा रह सकता है। दूसरे कोई रहेंगे तो वहाँ पे वैसी जो घटनाएँ हैं वो नेगेटिविटी को बढ़ाएँगे या उसको कैसा करते हैं, ये हमें ऑब्ज़र्व करने की बात होती है। तो जितने ग्रह एक घर में हो, 2, 3, 4 होते हैं, कईयों के बहुत ज़्यादा भी होते हैं, 6 से इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ ही। तो ऐसे व्यक्तित्व का जीवन जो है सिमट करके 30 डिग्री के अंदर ही सिमट रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होगा वो एक प्रकार से चारों दिशाओं में ना होकर के सिमट जाएगा। वो चारों दिशाओं में फैलने वाला नहीं होगा, सिमट जाएगा। तो ग्रह इतने ज़्यादा होने नहीं चाहिए, 1, 2, 3 ही मतलब लिमिटेड होने चाहिए और उनके बीच में जो दूरी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 8 डिग्री से ज़्यादा अंतर होना चाहिए। अगर इकट्ठे पास-पास ही बैठ गए तो कंबस्ट हो जाएंगे, सूर्य के सामने आके सारे ग्रह कंबस्ट हो जाते हैं, यानी उनका अस्तित्व खत्म सा हो जाता है। चंद्रमा आ गया तो अमावस्या हो जाती है, शनि आ गया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही कितने अच्छे ग्रह बैठे हो, कितनी दिशाएँ अच्छी मिल जाएँ। अब शुक्र आ गया तो शुक्र के दाम्पत्य जीवन पे असर डाल देगा, बहन जो मैरिड है उस पे असर आ जाएगा, पत्नी पे असर आ जाएगा, वो हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएँगे, खुद भावुक हो जाएगा आदमी ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार उस पे सूर्य के साथ राहु आ गया तो फिर ग्रहण बन गया, केतु आ गया तो फिर ग्रहण बन गया, बुध ग्रह आ गया तो मित्र बन जाएगा, ऐसा आदमी एन्जॉय करेगा, नेता बन जाएगा, योग बन गया। तो अब आप ये देखें कि ग्रहों के एक से ज़्यादा होने का परिणाम हमारे को सकारात्मक भी मिलता है, नकारात्मक भी मिलता है। कई बार बेनिफिट मिलता है कब? जब उसकी दशाएँ अंतर्दशाएँ चल रही हों। अब आप लोगों के क्वेश्चन मैं लेता हूँ ताकि उससे थोड़ा और मैं क्लैरिफ़ाई करूँगा। आज हम एक घर के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि फिर सारा ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं यहाँ बीच में एक टॉपिक और ले लेता हूँ ताकि और आसानी हो जाएगी आपको वास्तु भी समझने में। कुंडली का जो पहला भाव होता है नंबर 1 अब तो पता है ना सबको, मैं बताने की ज़रूरत तो नहीं, सबको पता है। ये पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा होती है। हम कहते हैं यहाँ पे 6 नंबर आ गया, तो कन्या राशि आ गई। तो जिस वक़्त पैदा हुए थे, उस वक़्त पूर्व दिशा में ये राशि सूर्य के संपर्क में थी। मतलब उस दिशा में संपर्क में थी, सूर्य की जगह पे। तब उसको लगन में वो माना गया। तो इसी प्रकार राशि बदलेगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती रहेगी ना और वो फिक्स है, भाव फिक्स है, तो उस भाव के आगे क्रॉस होएगी। पहला भाव जो सामने वाला है वो है आपका पूर्व दिशा। दूसरा भाव जो है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। क्या दिशा होगी? नॉर्थ ईस्ट। तीसरी दिशा है 3 नंबर जो राशि आएगी आपकी कुंडली में 1, 2 को मानते हुए 1, 2, 3 मानते हुए वो आ गया उत्तर दिशा होगी, नॉर्थ दिशा होगी। चौथी राशि जो होगी नॉर्थ वेस्ट होगी। पांचवी जो होगी वो वेस्ट होगी, मतलब 7वीं राशि जो आएगी वेस्ट होगी। पहली ईस्ट, दूसरी नॉर्थ ईस्ट, तीसरी नॉर्थ, चौथी नॉर्थ वेस्ट, पांचवी छठा घर आ गया, सॉरी छठा घर आ गया, वो हो गया आपका पांचवा और छठा मिला के नॉर्थ वेस्ट और 7वां घर हो गया आपका वेस्ट। फिर 8वां और 9वां ये मिला के साउथ वेस्ट। फिर आपका 10वां साउथ। फिर आपका ऊपर आ गया साउथ ईस्ट, 2 घर मिला करके। अब रहेगी बात इनके जो मालिक कौन है, तो पहली राशि ईस्ट के सूर्य हो गया, नॉर्थ ईस्ट का बृहस्पति हो गया, नॉर्थ का बुध ग्रह हो गया और नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा हो गया, वेस्ट का शनि हो गया, फिर साउथ वेस्ट का राहु हो गया और साउथ का मंगल हो गया और साउथ ईस्ट का शुक्र ग्रह हो गया। अब एक ग्रह बच गया केतु। केतु ब्रह्म चौक स्थान, बीच का स्थान। 9 राशियां 9 ग्रह मिल गए। राशियां 10 होती हैं, एक नीचे पताल भी होता है, तो वो हमें नहीं लेना। हमें तो जो दिखाई दे रहा है हमारे प्लाट के अंदर मकान में। अब आपके मकान का जो गेट है वो आप चेक कर सकते हैं मेरी कौन सी दिशा में प्लाट का दिशा है और आपकी कुंडली में
कहाँ पे कौन से ग्रह का ज्यादा असर है, उस दिशा में मकान आपका होगा। चौथा घर मकान का होता है, मकान बनाना है, मकान देखना है, गाड़ी खरीदनी है, वाहन सुख लेना है, मानसिक सुख लेना है, चौथा घर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर मंगल बैठा है तो आपको साउथ दिशा का मकान देगा, शनि बैठा है तो पश्चिम दिशा का मकान देगा, बुध बैठा है उत्तर दिशा का देगा, यहाँ पे बृहस्पति बैठ गया तो नॉर्थ ईस्ट का दे देगा, सूर्य बैठ गया तो ईस्ट का देगा, राहु बैठ गया तो साउथ वेस्ट का देगा। और मान लो वो नॉर्थ, अगर आप बैठ गया, केतु बैठ गया, तो केतु बैठ गया तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ का हिस्सा दे देगा वहां से। अगर शुक्र बैठ गया तो साउथ ईस्ट का देगा। ये तो मोटे तौर बात, पर कब देगा? जब उसकी डिग्री 8 डिग्री से लेके 22 डिग्री के बीच में हो और पूरी कुंडली में वो ग्रह पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी बाकी के ग्रह मानो वो स्ट्रॉन्ग नहीं, दूसरा ग्रह तो मकान जो ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा उस दिशा में मिलेगा आपको। ये एस्ट्रो वास्तु की बात साथ में मैंने ले ली है दिशाओं के साथ में। बीच बीच में बात जब समझ में आ रही तो आपको लिखने करने में आपको थोड़ा मैं होमवर्क देना चाहता हूँ 15 दिन का, ताकि आप अपने, जब दोबारा बात करूंगा मैं 17 तारीख को, तो फिर इस चीजें सारी आप कुछ क्वेश्चन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर उनका जवाब हम धीरे धीरे देते रहेंगे। अब आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरे से पूछने के लिए आप तैयार हैं? तो कि 23 मिनट हो गए हैं वार्तालाप में, तो मैं फिर उसको आगे बढ़ाऊं बात को। बोलिए तानिया जी। पहले तो स्वागत है मॉनिटर जी का। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मॉनिटर जी लेट आते हैं हमेशा, कोई बात नहीं, माफ है आपको। बताइए क्या जानते हैं? सॉरी। हाँ। वो जो आपने भी बताया ना कि ऐसे ऐसे मिलता है, और मैं कई बार ये भी देखा है कि जिस दिशा में हमें घर मिलता है या फिर किसी किसी घर में हम रहते हैं, जैसे ईस्ट फेसिंग है सपोज, जो ईस्ट फेसिंग है ना, उसमें मेरे को लगता है कि भाई खुद को ऐसे लगता है कि भाई वो अच्छा लगता है। कहीं पे भी किसी भी घर में जाओ तो ईस्ट फेसिंग ज्यादा सही लगता है। देखिए ये आपकी धारणाएं हैं। जिनकी कुंडलियों में शनि ग्रह बड़ा पावरफुल होगा उसको ईस्ट नुकसान पहुंचाएगा। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर होगा उसको ईस्ट नुकसान पहुंचाएगा। कारण राहु बड़ा प्रबल है, तो साउथ वेस्ट में मकान बनाना शुभ रहेगा उसके लिए, जो कि सबसे वर्स्ट दिशा है। ये मेरी रिसर्च वर्क में आया है, मुझे समझ में आया ऐसा होना चाहिए। तो अब अगर ऐसा ही होता है जनरल वास्तु के ठाप, ठीक है, एक हम 40% लोगों के बारे में बात करेंगे, 50% तो ठीक है। अधिकांश लोगों को ईस्ट सूट करेगा। क्यों करेगा? पूर्व दिशा से सूर्य की रोशनी मिलेगी पूरी भरपूर, नॉर्थ ईस्ट से उसको एनर्जी मिलेगी, कॉस्मिक रेज मिलेंगी, नॉर्थ से उसको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, फ्लो हो रहा है। यानी केतु से राहु, राहु से केतु का ना होकर के नॉर्थ से राहु होती है, साउथ केतु होता है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में हम सब होते हैं। चुंबकीय प्रभाव बोलते, तभी बोलते हैं जिंदे आदमी को सुलाते वक्त सिर दक्षिण में होना चाहिए, पैर उत्तर में होने चाहिए, ताकि ये हमारा नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल को साउथ पोल में लगा देंगे तो, और साउथ को नॉर्थ में लगाएंगे तो हमारी बॉडी को खिंचाव मिलेगा। तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स होते हैं, आयरन पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, वो जब हम सोएंगे 3-4 घंटे तो उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा खींच के, तो शरीर की टूट फूट जल्दी रिपेयर हो जाएगी, इसलिए सुलाते हैं। और जब बंदा डेड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसका सिर नॉर्थ में रखते हैं, पैर रखते हैं दक्षिण में। उसका कारण ये है, ये नॉर्थ उस नॉर्थ में चला गया और ये साउथ साउथ में चला गया। अब क्या इसका कंप्रेशन होगा, आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दो चुंबक लेके नॉर्थ विपरीत पोल के, तो आपस में चिपकेंगे आकर्षण की वजह से, और विपरीत करेंगे तो रिपल्शन होगा, भागेंगे, तो खिंचाव ना आकर के रिपल्शन होगा, पुशिंग होगी। उससे क्या होता है, हमारा मानना है संस्कृति में, हमारे सनातन में भी हमारे 10 द्वार है, तो आत्मा किस द्वार से निकलती है, तो मान लो किसी द्वार से नहीं निकल पा रही, तो इस दिशा में सुलाने से, उत्तर पे से रखने से वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। और डंडा भी यही मार लगाते हैं ना बाद में, लास्ट में तोड़ते हैं कपाल को, ताकि यहाँ से निकल जाए कपाल, जीते जी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, वो तो फिर योगी होता है, संत होता है। अब जबरदस्ती निकालने का प्रयास करता है
तो वो दूसरा होता है। एक चीज और देखने में आती है, किसी की आंखों से निकलती है आत्मा तो आंखें खुली रह जाती है, बंद नहीं होती। किसी कानों से निकलती है तो कान ऐसे फटे से रह जाते हैं, बिल्कुल ही, बिल्कुल अंदर से देखेंगे तो पर्दे फट जाते हैं उसके। नाक टेढ़े हो जाते हैं, नाक से निकलती है तो। इसी प्रकार मुख से निकलती, मुख टेढ़ा हो जाता है। गुद्दा द्वार से निकलती है तो बदबू बहुत फैलती है। नाभि से निकलती है तो वहां पे अलग प्रकार का माहौल बनता है, नाभि के आसपास देखेंगे तो वहां भी कुछ रहता है। कुल मिला के जितने द्वार हैं उनके अलग अलग सिम्टम हैं और उसके अलग परिणाम है। किसी के जाने पे खुशबू पैदा होती है, किसी के जाने पे बदबू पैदा हो जाती है, किसी जाने पे कुछ खास नहीं होता, नॉर्मल रहते हैं। कोई डेड बॉडी 24 घंटे में खत्म होनी शुरू हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। कोई डेड बॉडी 2-3 दिन पड़े तो भी कुछ नहीं होता। ये सारे के सारे खेल अध्यात्म से समझ में आते हैं भी ऐसा क्यों हुआ। जितनी ज्यादा एनर्जी का जो उठाव है हमारे 3 चक्कर जागृत होते हैं, बाकी जागृत करने पड़ते हैं। तो हमारे मणिपुर चक्कर जो है नाभि से लेके ऊपर तक के जागृत करने पड़ते हैं। तो हार्ट पे आ गए, फिर गले पे आ गए विशुद्धा पे, फिर यहाँ आ गया आगे चक्कर पे, फिर शास्त्रार्थ कलमल आ गया। तो जितने ज्यादा हम ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे उतना उतना हम हल्के और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। ये खुद के बारे में बता सकते हैं। तो पहले घर की चर्चा ज्योतिष हो रही थी। ज्योतिष से हम समझ इतने ही रहे हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारे पहले भाव के अनुसार हमारी पर्सनैलिटी बनेगी और फिर उस पे कौन-कौन से ग्रहों का क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे को टोटल कम्युनिटिव इफेक्ट पड़ता है। पर इन सब के अलावा जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को ऊँचाई पे ले जाएँगे, सूक्ष्म होते चले जाएँगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होते चले जाएँगे, उतना-उतना ग्रह और नक्षत्र सारे हमारे मित्र, परिवार, हमारे बहुत सहयोगी बन जाएँगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब और किसी क्वेश्चन बोलिए, आपको तारीफ जवाब मिल गया? हाँ जी, थैंक यू। मैंने बहुत लोगों को देखा ये, उनके सारे ग्रह ठीक हैं, परंतु मकान पूर्व में भी है, उत्तर भी खाली पड़ा है, फिर भी बड़े परेशान हैं। तो पूछने में कुंडली से पता लगा भी आपका सैटर्न ग्रह बड़ा प्रभावशाली इस पूरी कुंडली में, तो ये असर ज्यादा दे रहा है। आपको पश्चिम दिशा में मकान लेना चाहिए, आपको दक्षिण में लेना चाहिए। मैंने अपना खुद का मकान दक्षिण दिशा बनाया है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 2006 में बनाया था मैंने मकान। मेरे पास प्लॉट उत्तर का भी पड़ा था, पर मैंने जानबूझ करके साउथ में बनाया ताकि लोगों में एक विश्वास जा सके। और 80-90 लेख लिखे मैंने अखबारों में बताने के लिए कि ये जो है वास्तु कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, समझने की चीज है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ज्यादा पावरफुल है, उस दिशा में चले जाइए, बात खत्म। अब जितने ऑनेस्ट लोग मिलेंगे, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, बहुत समझदार होंगे, उनका रिश्ता साउथ से ज्यादा रहेगा। तो मंगल ग्रह का बड़ा रोल रहेगा, बृहस्पति का रोल बड़ा रहेगा, सूर्य का बड़ा रोल रहेगा। ये आप कभी भी चेक करेंगे, हॉरोस्कोप में भी देखेंगे ना, उसकी पर्सनालिटी से पता लगेगा बंदा कितना ऑनेस्ट है। क्योंकि उसके पास वैसी शक्तियों का एक आवरण होता है, उसकी ओरा में वैसी शक्तियां होती हैं। ये ओरा हमारा आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व और कुछ नहीं है, हमारा ओरा ही है। अब इस ओरे को हमें, आकाश तत्व को हमें कितना, हमारे शरीर में 4% ही है, सॉरी 6% है। तो इस 6% के हिस्से को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे हमें बात करनी होती है। अब आप दूसरा क्वेश्चन किसी का हो तो बताइए। एक चीज और, जो अभी आप बोल रहे थे ना कि साउथ से कनेक्ट होते, ये क्लियर नहीं हुआ क्या? कि साउथ से जुड़ जाते हैं ऐसे लोग, तो वो समझ नहीं आया। आप देखिए, बताता हूँ एग्जाम्पल। तो हमारी पृथ्वी जो है झुकी हुई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऐसे 23.5 डिग्री पे। तो साउथ वेस्ट का इलाका ऊंचा है। आप सिरसा में रहते हैं, मैं सिरसा में ज्यादा नहीं घूमा। आप नोट करिए, आपका घर की जो दिशा है, अगर साउथ, अच्छा वैसे बताओ, सिरसा का नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका होगा ना, वहां पे ज्यादा लोग पाठ पूजा करने वाले मिलेंगे, भक्त लोग ज्यादा मिलेंगे। हाँ थोड़ा ठीक सा है। फाइनेंशियली क्राइसिस वाले लोग रहेंगे। ओके, ब्राह्मण सारे वहीं मिल जाएंगे, पंडित सारे वहीं मिल जाएंगे, जिनको अकर्मण्यता की जिंदगी जीनी है वो सारे वहीं मिल जाएंगे। पश्चिम में जो लोग रह रहे होंगे, वो जितने भी लोग अब सुन रहे हैं इस बात को, अपने अपने शहरों को चेक कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं इसमें कोई कमी हो तो मुझे जरूर बताना। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, सारे पूरे यूनिवर्सल सूत्र है ये। नॉर्थ ईस्ट में भक्त लोग, पाठ पूजा करने वाले, संस्कारों को ना अंधाधुंध अंधविश्वासों के साथ जुड़े हुए लोग, जिसमें ज्यादातर
मानने के लिए होते हैं, वो होते हैं ज्यादातर। और उत्तर दिशा में क्या होगा, सारे व्यापारी मिलेंगे, बस उनको पैसे कमाने और कुछ लेना देना नहीं उनका। व्यापार करने में, ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट होंगे, 2 को 5, 3 को 2, 7, 8 गुना भाग करके करेंगे घर में। पश्चिम दिशा में जो ज्यादातर अधिकांश लोग रहेंगे, ये सारे लड़ाकू टाइप के होंगे, लड़ने के लिए तैयार बैठे होंगे, जैसे राजपूत है, जैसे राजस्थान है ना, लड़ने के तैयार बैठे होंगे, आ जाओ। तो वो एक इलाका बनता है इसका। अब इसके बाद आ जाता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में लोग मिलेंगे आपको, देखा जाए तो ये एक अहंकार का, ईगो का पॉइंट बनता है। तो ये सारा, क्योंकि एजुकेशन सारी दक्षिण वालों के पास है, धन सारा दक्षिण वालों के पास है। पश्चिम दक्षिण राहु, राहु मतलब ऐसा पैसा जैसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जगत, पूरा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरे मोबाइल वगैरह जो भी हम आईटी सेक्टर है, सारा राहु ग्रह है। ये साउथ वेस्ट है, मैंने बताया टोटल मोड। और साउथ ईस्ट में इंडस्ट्रियां मिल जाएंगी आपको, इंडस्ट्रियां साउथ वेस्ट में मिल जाएंगी, साउथ ईस्ट में मिल जाएंगी। अब मैंने जो लाइनें बोली है, किसी शहर में पानी अगर पूर्व से आ रहा है या उत्तर से आ रहा है, वो अमीर है, वो शहर ही अमीर है, वो प्रदेश ही अमीर हो जाता है। जिस घर में जितना पानी, जिस शहर में जिस पानी जितना बोल रहे हैं पानी, वो अमीर। अब ये मैंने बातें बोली है, पहले इसको आप प्रूव करो कि मैंने कुछ सही बोला गलत बोला, कहीं लग रहा है। नीति जी, आप जिस मकान में रहते हैं उससे देखो आप कौन से एरिया में रहते हैं, और मैंने जो लाइनें बोली सही है क्या? हाँ, हाँ? सोनीपत से रहती हैं सोनिया जी, बताइए आप। लखनऊ में है, लखनऊ में। लखनऊ में देखिए, मैं तो नहीं गया कभी, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है, और साउथ वेस्ट में लोग धनवान लोग कहाँ रह रहे हैं? पौष इलाका कहाँ है आपका? साउथ वेस्ट है या नहीं है? बिल्कुल सर। मुझे नहीं पता ना, आप बोल रहे हैं। हाँ जी, तानिया हाँ जी, जी आप सर। क्या बताएं? तानिया जी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, छाया जी से बात करता हूँ। छाया जी, आपने मकान कौन सी दिशा में बनाया है, बढ़िया सुंदर मकान? सर सूरतगढ़ रोड पे है ये। साउथ में है? शायद साउथ है, साउथ में है सर। शायद नहीं, साउथ ही है। हाँ जी। गंगानगर का विकास कब शुरू हुआ? मेरी बहुत पहले घोषणा की हुई थी, जब तक ये शराब की फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट में है तब तक गंगानगर का विकास ढंग से नहीं होगा। और जिस दिन से शराब की फैक्ट्री उन्होंने बंद की, कारखाना बंद किया, तब से लेकर के तरक्की की स्पीड बढ़ गई है, पता है आपको? जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इस सूरतगढ़ में खूब सूरतगढ़ बना हुआ है, बहुत महंगा शहर हो गया है। 32 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, कुछ था नहीं, मेरे माता पिता रहते थे यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट से पानी का, झील से पानी लाना, मैंने कहा जिस दिन झील से पानी आ गया बहुत काम हो गया। साउथ ईस्ट में थर्मल प्लांट शुरू हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। ये वास्तु, और सूरतगढ़ जो इलाका, गंगा का इलाका, यहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी, पीली बंगा काली बंगा वाला इलाका है ये। तो यहाँ पे कई तपस्वी थे किसी जमाने में, तो बड़ी पवित्र जगह मानता हूँ मैं तो उसको। ड्यून्स है, टिब्बे वगैरह हैं आसपास के। 30 साल 25-30 साल पहले सोच रहा करता था ये टिब्बे है, कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत कुछ होगा आने वाले टाइम में, तो वो सब चीजें साकार हो गई हैं। धीरे धीरे करके मेरी शोध बढ़ती गई, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। पूरे अपने भारत को ले लीजिए आप, पूरे भारत में देखिए नॉर्थ ईस्ट का इलाका कैसा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और जो जय हो, और ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट का इलाका, जिसमें पाकिस्तान का कुछ इलाका कट जाता है अपना, जम्मू कश्मीर का इलाका। हमारे जो नक्शा है ना, नक्शे में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, जिसकी वजह से बृहस्पति ग्रह का जो रोल है थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो करप्शन का जो लेवल है, हम देख रहे हैं ना, इस पीछे कारण है बहुत बड़ा। राहु बड़ा प्रबल हो गया, बृहस्पति कमजोर हो गया। तो एजुकेशन सिस्टम भी देखेंगे ना, अपने सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है, लोग बहुत मेहनती हैं, तो सिस्टम कंपेटिबल उसके नहीं है जितना होना चाहिए। तो परिणाम फिर भी अच्छे आ रहे, पर एक दिन ऐसा आएगा पीओके जुड़ेगा भारत के साथ, भारत का नाम बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, कुछ समय में हो जाएगा ये। अभी तो सिर्फ भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, फिर US हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। काफी स्टेट्स के अंदर मिक्स जाएंगी ये, उस वक्त लगभग धरती चौरस नजर आएगी इसकी। तो तब तक जो हमारा पृथ्वी घूम रही है, ये घूमने की दिशा 24 डिग्री के आसपास है, ये लगभग थोड़ी ठीक हो गई, 30 के हो जाए, जल्दी से हो जाएगी अब तो। फिर यहाँ पर भी मौसम लगभग जैसा रहने लग जाएगा। ये आने वाले टाइम की बता रहा हूँ, ऐसा होगा।
ये मेरी कल्पना में है, ऐसा होगा, जिसको हम कहते हैं सतयुग आएगा, जिसको कहते हैं परमात्मा हमें इस रास्ते से निकाल के आगे बढ़ा रहा है। अब हम चलते हैं भारत के बारे में बात करें तो भारत का नॉर्थ ईस्ट देख लिया, अब नॉर्थ देख लीजिए। नॉर्थ में क्या है, हरियाणा, पंजाब है, सारे व्यापारी लोग हैं, सारी इंडस्ट्री के काम करते हैं सारे, उनका रहना सहना देख लीजिए, खाओ पियो बस, हो जाओ, खाओ पियो बस, खाते रहो, मोटे मोटे पेट कर लो, मोटा मोटा शरीर बना लो, बड़ा बड़ा कर लो सब कुछ। खाने पीने में 4-5 पकौड़े खा लेंगे पनीर के, उसके बाद खाना खाएंगे, तो खाना तो पहले खा लिया आपने, तो वो कारण क्या है, खाओ बस, खाना ही खाना, खाए जाओ, तो और कुछ नहीं है, पैसा रोटी के कमाओ बिना खाओ। थोड़ी खाना होता है। हैं? पंजाब वालों का रोटी के बिना थोड़ी खाना होता है। कुछ करके खा लो, जब तक रोटी नहीं खाई कुछ नहीं खाया। मैं जाता हूँ, कई बार बोलता हूँ इस बहन से, मुझे पतला बंदा मिला कोई है तो, जिसका पेट बाहर ना निकला हो, क्या भाई साहब भूल जाओ आप अकेले हो, ठीक है भाई। तो अब पश्चिम दिशा आ गई अपने, इधर राजस्थान का इलाका आ गया, नाम भी राजस्थान है, राजवाड़ों का है, सारे राजा लोग हुआ करते थे इसी वक्त। तो पश्चिम दिशा में क्या है, सब लड़ाकू, मतलब आप मुझे लड़ाकू में समझ लेना, पर लड़ाकू का मतलब किसी टाइम थे, आज भी हैं, राजपूत जाट वगैरह सारा इलाका बनता है इसका। फिर आगे आपका दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और बंगाल, नहीं गुजरात और ये बॉम्बे और पुणे और ये कर्नाटक और बेंगलोर वाला सारा इलाका है, साउथ वेस्ट का सारा, सब धनवान है, बहुत पैसे वाले बंदे हैं। फिर थोड़ा आगे ऊपर चले, बंगाल आ गया, साउथ ईस्ट के पास पहुंच गया, वहां क्या हाल हो रखा है आप खुद देख लीजिए। कारण वास्तु का बड़ा चमत्कार है ये। तो जब भी मकान बनाओ, अपनी कुंडली में देखो कौन सा ग्रह सब में से बढ़िया है, नंबर 1 2 3 4। इसको जांचने का तरीका क्या है, वो उस राशि पे कितने डिग्री पर है और उसका नक्षत्र क्या है, क्या मित्र की राशि बैठा हुआ है। फिर एक राशि और आती है, उसको भाव चलित कुंडली बोलते हैं, जो वैदिक हॉरोस्कोप के अंदर देखते हैं हम लोग, या केपी पद्धति में चलेंगे तो कस्पल चार्ट देखते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, पता लग जाता है ये मेरी तरह ये प्लेनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस तरफ आप अपना मकान बनाइए, रहने की व्यवस्था बनाइए। ये चौथे घर से देखा जाएगा। अगर 7वां घर है तो फिर आप बिजनेस इंडिपेंडेंट, आपका दुकानदारी। अगर आपको होलसेल का काम करना है तो सेकंड भाव देखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोफेशन करना है तो 10th हाउस देखना पड़ेगा, वहां पे क्या ग्रह बैठे हैं। इस तरह से मैं जो लोगों की कुंडलियां देख के मकान के नक्शे डिजाइन करता हूं, मेरा काम यही है कि किस तरह से किसको किस प्रकार के मकान में बिठाया जाए, किस प्रकार के जीवन का उसका जो वास्तव में उसका जो एनर्जी है ना, उसका पूरा का पूरा सदुपयोग हो। जबकि एनर्जी का सदुपयोग हो नहीं पाता, लोग जरा मन में सोचते रहते हैं, मेहनत बहुत करता हूँ परिणाम नहीं आते, या ऐसी शिकायतें करते रहते हैं। मैं कहता हूँ आराम से जिंदगी जीनी चाहिए, थोड़ा सा काम करो, खूब सारा पैसा आ जाए, अपने आप ही आ जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो वो टेक्निक कब आएगी, जब हमारे को पता होगा। वो ज्योतिष के बिना संभव नहीं है, ज्योतिष के बिना संभव नहीं है, जितने हमारी ध्यान साधना करते रहो आप। संसार से कुछ लेना है ना, तो संसार को अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा, और अगर परमात्मा से कुछ लेना है तो परमात्मा के अनुकूल अपने को बनाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा अंतर है। संसार से कुछ लेना है तो संसार को अपने अनुकूल बनाइए, ये जान करके कि आपके पास ऐसी क्या विद्या है जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दायरे में आ रहे हैं। और अगर परमात्मा से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे स्थूल चीजें होती है, पानी हमें ठंडा चाहिए तो हमें फ्रिज की जरूरत पड़ गई, तो नहीं, पानी को हमने अपने अनुकूल कर लिया। गर्मी में हमने एसी लगा लिया, हवा को भी अपने अनुकूल कर लिया। गर्मी में सर्दी में पानी को गर्म करने के हीटर लगा लिया, यानी पानी को हमने अनुकूल किया। संसारिक दृष्टिकोण में हमने उसको अनुकूल अपने अनुसार किया, परंतु परमात्मा के प्रति हमें अपने आप को उसके अनुकूल करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी चूक हो जाती है लोगों की। वो क्या करते हैं, परमात्मा को ऐसा मानते हैं जैसे खिलौना है कि यहाँ रख दिया, वहां रख दिया, वहां रख दिया, फिर उसको कहते तू मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा वो कर दे, जैसे वो नौकर लगाओ। वो कहता तू मेरे जैसा बन जा, प्रयास ये कर, और अपने आप को मेरे को समर्पित कर दे, फिर तेरे सारे काम हो जाएंगे अपने आप ही। बस यहाँ थोड़ी चूक समझ में आ गई तो ध्यान साधना का सार्थक जीवन निकल गया। तो छाया जी ने हाथ रेज करके बताइए, छाया जी क्या जानना चाहते हैं? सर बस यही पूछ रही थी, आप वो प्लेनेट बता रहे थे ना स्ट्रॉन्ग देखना चाहिए, बस हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि जैसे उसमें हम डिग्री देखते हैं और उनकी प्लेसमेंट देखते हैं,
तो ये अभी तक जैसे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी डिग्री वाइज या तो बहुत बुजुर्ग है या बिल्कुल बाल्यावस्था में है। तो मुझे तो अपना एक भी प्लेनेट डिग्री वाइज मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे देखना चाहिए कि कौन मैंने सा आपको बताया कोई भी प्लेनेट है वो 8 डिग्री से ज्यादा हो और 22 डिग्री 23 डिग्री बीच में हो। 15-16 डिग्री का बहुत पावरफुल होता है, जो अवस्था में होता है वो अपने काम रिजल्ट देने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, दशा कौन सी चल रही है आपको वो देखनी पड़ेगी। फिर क्या तीसरा पॉइंट, जो प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है वो किस राशि में, अपने मित्र की राशि में बैठा है। मोटी बातें, ये तानिया जी ने कुछ कमेंट्स किया है, चलो तानिया जी एक्सपर्ट है, मॉनिटर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो 2 बातें होगी ना। फिर क्या करते हैं अपने, मान लो कुछ नहीं देखना आपने, मतलब मान लो कुछ भी हमारे पास ज्ञान नहीं है, ना कुंडली का ज्ञान है, मतलब तो कोशिश करो कि आप पूरी उस जगह का, जो जगह जहाँ पे आपको मकान बनाना है जिस शहर में, उसका साउथ वेस्ट की जगह पे अपने प्लाट खरीद लो। ये एक कॉमन सा फार्मूला बताता हूँ। और कुछ नहीं तो फिर आप कोशिश करो भाई नॉर्थ ईस्ट लोगे, 50-60% मकान आपका अच्छा ही होगा। और साउथ वेस्ट में चले जाओ, भले कोई दिशा में मकान हो, साउथ में चले जाओ आप, डर लगता है ना साउथ में मकान, साउथ वेस्ट में लोग डरते बहुत हैं कि भी। और मैंने मकान बनाया, रेट ही बढ़ गए, जबरदस्त रेट हो गए, जैसे देवज ने साउथ दिशा बराबर कर दी, ठीक हो गया काम सारा ही। तो ये बात फैल गई। तो वो जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ पहले तो कुछ था नहीं, आज देखो तो प्लाट ही नहीं मिलता, पता कुछ और ही हो गया। तो ये सारा होता है, दिशाओं का फर्क पड़ता है। मेरा आपको बताने का इतना है, इसमें वहम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस मकान में रह रहे हैं उसको एक बार अच्छा बनाते हुए उसके मेन गेट को चेक करिए। आपका मेन गेट जो है वो किस दिशा में आ रहा है, कंपास लेकर के उससे चेक करिए नॉर्थ के कितने डिग्री मेरे ऊपर आए। तो उससे मेरे को अगर कोई दिक्कत आए ना, मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ये कंपास है, ये मकान का मेन गेट है। आपका तो शायद ही मैंने जब जांच की हुई है, चिंता मत करो हाँ आप। जी, हाँ जी। नहीं सर, मैं वैसे जनरल वे में पूछ रही थी, सिर्फ मकान नहीं कि कैसे देखना चाहिए कि प्लेनेट कौन सा स्ट्रांग है, क्योंकि डिग्री वाइज मेरा कोई भी स्ट्रांग नहीं है प्लेनेट। तो तो मुझे आप क्या इसको देखने चीजें। के लिए मेन कुंडली पे नहीं जाइए, आप इसको देखने के लिए आप कस्पल सब लॉर्ड में जाइए या भाव चलित कुंडली में जाइए, वहां से पता देखो ग्रह बदल जाएंगे वहां पे थोड़े से। वो भी एक चैप्टर लेना पड़ेगा मेरे को बताने के लिए भी ये, क्योंकि कुंडली का मैं मेन ही पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, तो मेन एक ही जो है ना फर्स्ट, वही दिखा रहा हूँ। तो उसमें तो इतनी सी बात समझ में आएगी, ज़्यादा थोड़ा अंदर जाने के लिए फिर आपको अगला स्टेप उठाना पड़ेगा। पर बता दिया आपको मैंने, ठीक है। जब तक आपके प्लेनेटरी पोजीशन में मकान निर्माण करने के योग नहीं बनते तब तक आप नया मकान नहीं बना पाएंगे। आप 20,000 रुपये पर डे का रेंट पे कर पाएंगे किसी होटल में, वो सक्षम होंगे। मकान जमीन खरीद के मकान बनाए योग नहीं होते कहीं टूटे में। तभी देखना विघ्न पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मकान बनाते बनाते घटना घट जाती है। अच्छा, दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको। जिसकी जन्म कुंडली में 8 अक्षर नहीं है, 8 जन्म डेट में, न्यूमरोलॉजी की बात भी ले लेता हूँ बीच में, 8 अक्षर नहीं है, उसका जमीन खरीद के मकान बनाना थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा। देखो मैंने बड़ी बात कह दी आपको एक नई बात बता दी। सर 8 अंक, 8 अक्षर का मतलब 8 को जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो उस पर आप देखो 8 अक्षर आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो शनि ग्रह का होता है 8 अंक। तो शनि ग्रह होता है मकान का कारक। आप बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, पर आप जमीन खरीद के मकान बनाएं ये जरूरी नहीं है। आप हाउसिंग बोर्ड का ले सकते हैं, गवर्नमेंट का ले सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में। हाँ, डेट ऑफ बर्थ में। आपका राहु ग्रह स्ट्रॉन्ग है मानो, तो क्या करना चाहिए, पुराना मकान लेना चाहिए, पुराने मकान को रिनोवेट कर लीजिए, आप सुखी रहेंगे। मैं तो वास्तु पढ़ाने लग गया, बात तो पहले घर की कर रहा था, क्वेश्चन दूसरे बदल गए। तो अभी तो सर जैसे मेरा फर्स्ट भाव में शनि है, तो इसका अर्थ ये जैसे शनि आपने बोला कि इतना कंफर्टेबल नहीं होता जैसे, तो इसका शनि का, और साथ में 4 नंबर की राशि है, वो तो चंद्रमा की होगी। तो चंद्रमा का तो इसका अर्थ पता है। शनि अगर लग्न में आता है फर्स्ट भाव में, तो उसका अर्थ है? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बेसिकली एक महीने में तो अच्छे होते हैं। चंद्रमा की राशि में शनि का होना मतलब आदमी को संन्यास की ओर ले जाता है। चंद्रमा का कनेक्शन किसी रूप में भी शनि के साथ हो गया, राहु से हो गया, केतु हो गया, तो मान लो कि वो आदमी को संसार में जो इच्छाएं हैं पूरी तो होंगी,
परंतु देरी से होंगी। जब उसकी इच्छा नहीं होगी ना, चलो कोई नहीं, रख दो, ऐसा हो जाएगा। पहले बड़ी इच्छा करता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़ा प्लान करता है, कई साल तक जिंदगी जीता है, ये होगा फिर वो होगा, बड़ी कल्पनाएं करता रहता है, होती नहीं उस वक्त तक। फिर वो कहता है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, मेरी इच्छा नहीं, बात खत्म। फिर वो कहते हैं आपका तो हो गया, ये लो आ गया, गिफ्ट आ गया आपका, चलो रख दो, कोई बात नहीं, हो गया, बस खत्म, टिक लगा दो, हो गया। तो वो आदमी सफल तभी होंगे ना संन्यास में, जब मन को कहीं खत्म कर आएंगे, रखे आएंगे मन को गिरवी, मन को साथ लिए फिरोगे तो अध्यात्म में तो नहीं आ सकते आप। कौन बंदा आएगा बताओ मेरे को, सारी सुविधाएं मिल जाए उसको, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वो अध्यात्म क्या धार्मिक नहीं बन पाता। अध्यात्म तो बहुत दूसरी चीज है, वो धार्मिक नहीं बन पाता, उसको जरूरत ही नहीं है कि यार तेरे लिए होएगा, मेरे लिए नहीं है। आप सलाह देते रहो जितनी मर्जी उसको। मन की कल्पनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो मन उसका चेंज होगा जानने के लिए कारण, और जब उस कारण को पता लग जाएगा तब उसको कुछ प्राप्ति होगी, तो उस कंडीशन में वो उसको ऐसे एक्सेप्ट करेगा जैसे ठीक है, हो गया, बस रख दो, हो गया काम खत्म, ताकि उससे उसका ना आसक्ति पैदा ना हो। आसक्ति को हटाने के लिए परमात्मा उसके साथ ऐसा रचना रचता है, क्योंकि उससे कुछ विशेष काम करवाने होते हैं। शराब की दुकान पे पंडित को बिठाएगा वो, ताकि शराब खुद ना पिए वो। शराब की दुकान पे पंडित नहीं बिठाएगा तो शराब भी बिठा देगा, शराब दुकान खाली कर देगा, वो खुद ही पी पी खराब कर देगा। तो इसी प्रकार से जब आपकी कल्पनाओं की तरफ ध्यान खत्म हो जाएगा, फिर आप परमात्मा के चिंतन में लगेंगे। अब मकान कोई मिल जाए आपको, वैराग्य का भाव, ये रवि जी ने भी डाला है। तो चंद्रमा का कनेक्शन कैसी आप सभी कुंडलियों में है, याद करना मेरे साथ में बैठे जितने भी, चंद्रमा का कनेक्शन शनि से जुड़ा होगा, राहु से जुड़ा होगा, क्या केतु से जुड़ा होगा, या सूर्य से जुड़ा होगा, कन्फर्म है ये। नहीं तो ये इस मीटिंग में आ ही नहीं सकते आप, इतना लंबी यात्रा कर ही नहीं सकते 2 साल मेरे साथ, पहले कहीं ना कहीं इधर हो जाओगे। और मैं मजेदार बताता हूँ बात, जब किसी मैं अपने, क्योंकि अध्ययन तो मैं अपने पे चल करता रहा सारा, तो जब चीज देखी मैंने, यार कोई काम करो मेरी इच्छा से होता ही नहीं है, कुछ और ही हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे समझ में आ गया हमें इच्छा करनी ही नहीं है, हमें जो आ गया स्वीकार है, कोई टिप्पणी नहीं करनी, कोई हमारे को जैसे कंटेंटेड हो गया, बिल्कुल स्वीकार भाव, स्वीकार, ठीक है अभी ये ऐसा ही होना होगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये इसमें कोई अच्छी बात छुपी होगी, और वास्तव में बहुत अच्छी हुई। यानी जो मिला हमें वो हमारे लिए अति आवश्यक था, जो हमने चाहा वो परमात्मा की मर्जी से मैच नहीं खाता, हमें सरेंडर होना होगा। संसार का मिला तो उस पर एक्सपायरी डेट साथ लगी होती है, संसार से जो कुछ भी लोगे उस पर एक्सपायरी डेट लगी होती है, जब परमात्मा से कुछ मिलेगा उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो अनलिमिटेड होता है, बेहद से होता है। तो आप भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ, सब भाग्यशाली हैं जो इस फील्ड में हम अपने अपने जीवन को और बहाव की तरह चलते, क्योंकि परमात्मा बहाव है, बहाव, ठहराव नहीं है, ठहरना हमें होगा। हम संसार से दौड़ लगाएंगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला ज्यादा। संसार के साथ चलने से हमें दौड़ में पिस के रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया। जैसे ही स्थिर हो जाएंगे फिर संसार घूमेगा हमारे चारों तरफ, हमें घूमने की जरूरत नहीं है अब। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे जी मकान कोई मिल गया, बहुत अच्छी बात है, सोना तो है, अब 10-20 साल और जिंदगी जीनी है, कितना जिंदगी है, ये तो यानी साथ लेके जाना है। कफन में जेब तो होती नहीं ना, क्या होती है? होती नहीं, सही कह रहे हैं। वो कोई और उड़ाता है, खुद का भी नहीं होता, वो कपड़ा भी कोई और उठाता है, अंगूठियां पहने हुए, गले में हार पहने हुए सारे उतार लेते हैं, उतार लो फटाफट उतार लो, और फिर वो उसको दीपक जलाते हैं, है ना, फिर रास्ते में राम नाम सत्य है। किसको सुना रहे हो भाई, वो तो बंदा चला गया, जब जिंदा था तब तो याद नहीं किया उसने, सुना किसको रहे हो, खुद सुन लो, चलो इतना ही काफी बहुत है, वो भी नहीं सुनते। ये सारी जो रवायत है, मैं टिप्पणियां चली जाती है, अच्छा लगता है कि आलोचना हो जाती है, ऐसा आलोचना नहीं कर रहा, मेरा मकसद सिर्फ जानने का ही है, बताने का ही है। हम लोग भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, धीरे धीरे पल पल शमशान घाट पर जा रहे हैं। 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है हर किसी का, कोई चीज स्थिर नहीं है। देखिए है, मुझे बता दीजिए, बच्चे से अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं, बच्चे से युवा बने, युवा स्थिर नहीं हुआ, बचपना स्थिर नहीं हुआ, अब अधेड़ अवस्था भी स्थिर नहीं है, फिर बुढ़ापे में चले गए, बुढ़ापा भी स्थिर नहीं है, पर पकड़ने की आदत नहीं जाती। हम जवानी को पकड़े रखते हैं, बाल काले कर लेंगे, बाल मूछे काली कर लेंगे, टिप टॉप करके रखेंगे, दांत नए लगा लेंगे, कुछ और कर लेंगे,
मतलब है कि बुजुर्ग ना दिखे, जो है चेंज करते रहे अपने आप को। तो ये टेंडेंसी है पकड़ने की हुई, जो है ठीक है, क्या हो जाएगा उससे? अब जो है ठीक है ना, आप स्वीकार करो ना अपने आप को, अपने से प्यार तो करो, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। ये अध्यात्म का सार समझने की बात चल रही है। तो पहला घर पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। तो पर्सनैलिटी हमारी कैसी है वो उस प्लेनेट से पता लगती है। आप देख सकते हैं कितना डिग्री का ईमानदार बंदा है, उसी कुंडली से पहले घर से पता लग जाएगा आपको कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। वो बात अलग है कि आप बताएं ना बताएं, उसको पता होता है। तो परंतु हमें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि आज जैसे मैंने बताया, पिछले करीब 2-3 एपिसोड से बता रहा हूं कि आंख बंद करके अपनी फोटो यहां लेके आओ इस पटल पे। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपको ध्यान करने बैठते हैं तो आंख बंद कर बैठते हैं, आंखों को इतना फोकस में नहीं डालना कि तनाव पैदा कर लो, फिर दर्द होने लग जाए, आंखें भैंगे हो जाएंगे, वो भी गलत हो जाएगा। बड़ा नॉर्मल तरीके से आंख बंद की, हल्की सी, बिल्कुल मुलायम से, सिंपल वे में, और यहां देखा। देखने पे आप देखिए आपकी तस्वीर बन रही है कि नहीं बन रही। नहीं तो क्या है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बताते बिंदु को याद करो। तो मैं भी कहता हूँ बिंदु को पहले आप एक करने का प्रयास करो, फिर सूर्य ग्रह को कर लो, सूर्य को रोज देखते हैं उसको आप बना लो, फिर आप अपने आप को बना लो। अपने देखो, सूर्य को बनाओगे, बिंदु को बनाओगे तो पर हो गया, पर दूसरा हो गया, आप नहीं रह गए, दूसरा हो गया। कोशिश करो अपने शरीर की खुद की बना के देखो, ज्यादा सटीक बनेगी। जितनी ज्यादा सटीक तस्वीर बन जाए खुद की, समझ लेना चाहिए आप उतनी ऊंचाई पे चले गए। खुद का पैमाना खुद के पास है जांच करने का। और उसके बाद एकाग्रता जिसको बोलते हैं ना, एकाग्र परमात्मा को महसूस करना होता है। कोई वो पाने की चीज नहीं है कि वो पालेंगे हम। आप जितना स्वीकार भाव में रहेंगे, उसकी रजा में अपने आप को राजी रखना पसंद करेंगे, बिना किसी दुख के भाव के साथ, बिना किसी शिकायत के भाव के साथ, उतना ज्यादा आप उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। यह गारंटी है इस बात की। तो रवि भाई साहब जी से पूछते हैं, उनके पास मन में कोई विचार आ रहे हैं। भाई साहब बोलिए, आपका पहले तो स्वागत है। नहीं, मेरे विचार कोई नहीं आ रहे। वास्तु की जब चर्चाएं चल रही थी तो मैं गंगानगर के बारे में सोच रहा था। हाँ, जो बड़ा समृद्ध क्षेत्र होता जा रहा है गंगानगर में, रिद्धि सिद्धि, जो मुझे लगता है कि उत्तर। वो साउथ में है भाई साहब। अच्छा, मैंने ना 2000 नहीं 1998 में एक लेख लिखा था राजस्थान पत्रिका में, जी। गंगानगर के बारे में लिखा था कि जिस दिन ये शराब की फैक्ट्री, यहाँ आपको पता है आजाद टैक्सी के पास में शराब की फैक्ट्री हुआ करती थी। उत्तर पूर्व, एग्जैक्टली उत्तर पूर्व हुआ वो। तो वहां पे गणेश टाकी थी। सारा इलाका कितना गंदा था, जी। मतलब जितने भी मोची लोग थे, थर्ड बैठते थे, वो सारे वहीं पे जूते चप्पल वगैरह, सारा उपड़ा काम वही होता था, वही होता था। शहर का सारा गंदा पानी वहां इकट्ठे होता था। तो मैंने लिखा था जिस दिन ये, तभी बोलने की तमीज क्या गंगानगर वालों को, आप बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं गंदा नगर बोलता था, गंदा नगर है ये, बोलने का लहजा नहीं है, लड़ पड़ते हैं 2 मिनट में ही। और आज भी पूछो ना किसी क्वेश्चन, मैंने आज किसी से पूछा, वहां गया था मैं, मेरे कजिन के बेटे की शादी थी, तो बोला तेरे दांत की कीमत कितनी है? कहता 100 रुपया। मैं, तू तेरी कीमत कितनी लगा रहा है? कहता है होएगी कोई 1 करोड़ रुपया। अरे मैं कह, तू अपने बारे में तो वैल्यूशन नहीं कर पा रहा, संसार की बातें तेरे से पूछ लो फट से बोल देगा। तो अभी तेरा तो मंजिल कहाँ, तू दिल्ली तो बहुत दूर है अभी तो। कम से कम अपनी कीमत समझ। मैंने फिर बताया अपने शरीर की कीमत है 760 लाख करोड़ रुपया। तो उछल गया, इतनी कीमत है क्या? मैं कहा ना, तेरा उंगली काट के दे दे 2 लाख रुपए, मैं भी देता हूँ तेरे को। तू 1-2 रुपया बोल रहा है, 100 रुपये बोल रहा है। तेरे गुर्दे की कीमत देख ले कितनी है, आंखों की कीमत देख ले। तो 5-10 मिनट में पढ़ाया, उसका दिमाग घूम गया सारा ही। इतना कीमती हूं मैं तो, और क्या? तुमको बताया नहीं किसी ने आज तक? मुफ्त मिला हुआ है इसलिए नहीं बताया। अरे सम्मान करो अपने शरीर का, क्यों खराब करो जर्दे खा करके, अपना काम करके, शराब पी करके। तो अब ऐसी चीज में जब, दूसरी बात पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड पिछड़ा हुआ था। जैसे ही ये 1990 के आसपास की बातें हैं, वहां पे शुगर मिल हटने का उन्होंने ऐलान किया, गंदा पानी साफ हुआ और धीरे धीरे सफाई हुई, उसके बाद आपके सामने परिणाम आ गए।
तो ये हर शहर में लगाइए आप, ये बात हर शहर पे लगाइए। आप जलंधर रहते जलंधर में लगाइए, आप किसी शहर में स्टेट में लगाइए, किसी घर में लगाइए। तो घर में भी क्या करते हैं, साउथ वेस्ट को बाहरी बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा 23.5-24 डिग्री जो झुका हुआ इलाका है ना, नॉर्थ ईस्ट खाली रहे, साउथ वेस्ट भारी रहे, साउथ भारी रहे, ऊंचा रहे, एंगल हमारा लगभग ये रहे 30-40 डिग्री का एंगल रहे ये, तो बिल्डिंग ऊंचा करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि एनर्जी जो कॉस्मिक रेज नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, परमात्मा की डायरेक्ट जो 10 मिनट की किरणें सुबह सुबह होती है नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती हैं। तब पानी का टैंक वहां बनाते हैं, पर पानी का टैंक सबको सूट नहीं करता वहां पे। जिसका चंद्रमा ग्रह सूर्य से, शनि से, राहु से, केतु से बैठा होगा, उसको पूर्व दिशा का मकान इतना ज्यादा सूट नहीं करेगा, ना पानी का टैंक वहां सूट करेगा। उसको नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा उच्च का करना है, जिसने अपनी कुंडली को सुधारना है, तो टैंक उठा के नॉर्थ वेस्ट में ले जाए, चंद्रमा वहां उच्च का हो जाएगा, तो पानी का मामला भी ठीक हो जाएगा उसका। अब देखो एक कुंडली ठीक करनी वास्तु से, ये भी एक पॉइंट बनता है। तो मैं बहुत से प्रयोग किए इस पे, तो सफल हुआ हूं मैं। तो वो बताना चाहता हूं मैं कि इसको मैं ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को। तो किताबों में जो लिखा गया ना आज तक, मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, जितना कुछ भी मैंने बोला है, किसी ने बोला है, किसी भी संत ने लिखा है, किताबों में है, शास्त्र जितने भी साहित्य है, उनमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। वो परिपूर्ण नहीं हो सकते, वो जानकारी हो सकती है बस। जो मैं बोल रहा हूँ ये जानकारी आपके लिए, फर्म नहीं है, कोई फार्मूले नहीं बन गए, और ना मैं कोई दावा करता कि मैं जो बोल रहा हूँ सारा बिल्कुल सही ऐसी स्थिति होगा। ये मेरे अनुभव है, मैंने अपने अनुभव शेयर किया आपके साथ। जानकारी मिली, जानकारी को हमने प्रैक्टिकल में देखा, फिर हमारा खुद का चिंतन उसमें कितना काम आया, वो जो रिजल्ट आया वो हमारे अनुभव पे आया, उस अनुभव को बोलेंगे हम नॉलेज, ज्ञान। और जब ये ज्ञान हम अपने जीवन में हमेशा लागू कर देते हैं, उसको बोलते हैं विजडम। मेरी विजडम सामने वाले के लिए जानकारी के अलावा कुछ नहीं है। अब जो मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी दे रहा हूँ मेरे अनुभव की, ज्ञान नहीं दे रहा मैं। ज्ञान तो आपका निकलेगा, अंदर से बाहर आएगा। सारे स्वाद अंदर से बाहर, सारा ज्ञान अंदर से बाहर। हमें भ्रम फैला हुआ है, पिछली मीटिंग में ये बोला था ना, भ्रम फैल गया कि सामने से कुछ मिलता है, सुख मिलता है सामने वाले से, दुख भी सामने वाले से मिलता है, फलाना सामने में। बिल्कुल झूठ है। हम खुद जिम्मेवार हैं। हम अपना एनर्जी उसको देते हैं। मैं आज वहां पे खाना खा रहा था फीका, तो वहां पे महाराज आए थे, उनका खाना कुछ और था, साथ टेबल बैठे थे, तो खाना फीका खा रहे हैं। मैं क्या, मेरे को काफी 32 साल हो गए खाना फीका खाता हूँ, 3 दिन सप्ताह में, संडे नहीं खाऊंगा। तो वो कहते हमसे तो खा नहीं था, कैसे खा लेते हो आप? तो मैंने फिर उनको लाइन बोली है कि स्वाद सारे अंदर से बाहर आते हैं। मेरे को बड़ा टेस्टी लग रहा है, और आपको नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूं? क्योंकि आप उस तरफ कभी गए नहीं। ये आपका खुद का चिंतन है। आपने अंदर में धारणाएं बना रखी हैं, सारी की सारी धारणाएं बाहर से अंदर डाली हुई हैं। आपकी खुद की धारणाओं पे जिसपे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। अपना दो ना बाहर, अपने आप को बाहर एक्सपोज करो ना। कैसे करोगे आप? तो मेडिटेशन के अलावा क्या साधन हो सकता है? चिंतन के अलावा क्या साधन हो सकता है? हम नकल को करें दूसरे की, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है वो करना है मेरे को। मैंने किसी से पूछा कपड़े को पहनते हो आप ऐसे? आप संत हो ना, कपड़े को पहनते हो? तो जवाब ये नहीं आएगा कि मेरे को अच्छे लगते हैं। जवाब क्या आता है? संतों की ड्रेस है ये। जैसे स्कूल की ड्रेस है ना, संतों की ड्रेस होती है। मैंने कहा जी मेरा क्वेश्चन तो अभी भी वैसे का वैसे ही है। मैंने आपने को पहन रखे क्वेश्चन कपड़े ये? कहते बता तो दिया ना, ड्रेस होती है, आर्मी की ड्रेस होती है, जैसे फौज की ड्रेस होती है, संतों की ड्रेस होती है। मैं क्या, मेरा यक्ष क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ आपने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो नाराज हो गए, यार आपको समझ नहीं आता। मैं क्या, आगे 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 समझ आ गया। अब लोग नाराज हो गए, मेरे बोलते यार आप तो तंग करने लगे थे लोगों को। मैं क्या तंग नहीं, मेरे से पूछो, आप मेरे से पूछो ना कि आपने को। मैं क्या, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं नकल थोड़ी करता फिरूंगा किसी की ड्रेस का, मुझे मेरा अच्छा लगता, बात खत्म। तो ये जवाब सुनना चाहता था मैं तो। ये तो मुझे एग्जांपल देने, प्रवचन भी उनके अच्छे। मैं भी संत हूँ, तो बोलो मैं संत हूँ, सिद्ध करके दिखाओ संत हो तो आप। दावा कर रहे हो तो आप संत कैसे कैसे हैं? इतनी बात नहीं करेगा वो तो स्पष्ट बोलेगा भाई मेरे को बेटा अच्छे लगते हैं, बस खत्म। बड़ा सरल हो जाएगा। अब सरलता कैसे आएगी आपके जीवन में? ये प्रैक्टिकल आएगी ना बात तो। अब मैं उसका मजाक नहीं उठा, लोग फील करते, इसलिए ज्यादा मैं मीटिंगों में जाता ही कम हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लगता है ऐसे, तो फिर मैं बात, वो बुनियादी बात पे कोई बात छेड़ता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं अपनी बात कह देता हूँ उसको, तो उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है कि ये पता नहीं क्या बोल रहा है।
तो थोड़ा सा क्यों आता है ऐसा खेल? हमें स्पष्टता होगी इस बात की कि जो ये हो रहा है ये एक आडंबर से अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। हमें ईमानदारी से चलना चाहिए, हर कर्म में ईमानदार होना चाहिए, इतने ईमानदार होना चाहिए, इतने ईमानदार होना चाहिए कि जिसको लोग ढूंढते हैं ना मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वो खुद हमसे पूछने आए तू ये क्या कर रहा है। तो योग्यता अपनी बढ़ानी है, किसी की योग्यता को नहीं चैलेंज करना, हमें अपनी योग्यता बढ़ानी है। सब ठीक ठाक है, आप राष्ट्रवादिता मस्ती से को स्वीकार नहीं कर पाते ना जल्दी जल्दी कोई भी, हाँ, इसलिए बुरा लगता है। वो सच्चाई को नहीं समझना चाहते, सच को नहीं आना चाहते, क्योंकि वो सारी की सारी शक्ति बाहर बह रही है, शरीर से सारी शक्ति बाहर बह रही है, कभी अंदर गए नहीं। और गुरबाणी जिसको गुरु नानक जी ने लिखा है, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। सारे संत बोल रहे हैं अंदर देखो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर मत जाओ। वो सारे बाहर ही घूम रहे हैं। तो जब अंदर गए नहीं, तभी तो दांत की कीमत 100 रुपए बता रहा है, खुद की कीमत करोड़ रुपए बता रहा है। मैं क्या हद होगी तेरी यार, इतना मुफ्त का ज्ञान, इतनी मुफ्त की सामग्री मिली हुई है, पहचानने में बहुत देरी कर। तेरे को मैं अब समझाऊंगा तो जिंदगी बदल जाएगी। ये तो खा पी रहा है ना, ये उड़पड़ा खाते पीते सब बंद हो जाएगा, ये 1 मिनट लगेगा। तो फिर भाग जाते हैं बस, छूट छू मंतर, कोई नहीं बैठता। तो डर लगता है कि भी तो पैसा छुड़वा देंगे हमारे को, ये सब करवा देंगे, हम तो मजे कर रहे हैं अभी। तो मजे अब करो, 50-60 साल के बाद देखना क्या मजे होंगे। शरीर का खराब कर बैठे हो गए आप, इतना कीमती शरीर है अपना। वास्तु भी रोल अदा करता है, सारे ग्रह अपना अपना प्रभाव हमारे शरीर पर डालते हैं। हमें उनसे ज्यादा कोई घबराने की या कोई धारणा बना करके अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कहता हूं मैं, ज्ञान जानना है, फिर उसको हमें अपने हिसाब से बिना तनाव लिए, क्योंकि कोई सत्ता इनसे ऊपर है सबसे, और हम उससे जुड़े हुए हैं। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप को महसूस करो कम कोई भी नहीं है, सब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे और बहुत अच्छे हैं। 2.5 साल लगभग हो गया अपने को, 2.5 सालों में मैंने सबको देख लिया है, सब लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही अपना जीवन अच्छा बनाए हुए हैं, और मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सच बात तो ये है, आपको लगता है मैं बता रहा हूँ, ये आपको लगता है, मुझे लगता है मैं आपसे सीख रहा हूँ किसी से। कितने शालीनता से आप डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, मॉनिटर को छोड़ करके बाकी सब आते हैं। तो इसलिए हमें नहीं, उनकी मजबूरी है, वो जबरदस्ती जान के नहीं करते, वो मजबूरी बेचारे की कोई ना कोई हो जाती है आदमी को, जबरदस्ती कुछ नहीं करता। और भाई साहब यात्रा करते करते बीच में भी फोन उठा लेते हैं अपने रवि कुमार जी। तो चलो और बात करिए किसी। सोने जी ने क्वेश्चन पूछना था, बोलिए बहन जी। सर अब जैसे नक्षत्र अब हमको देखने, उसके लिए सर फिर कौन सा हम लोग देखें? जैसे अभी तक तो एस्ट्रो देख रहे थे हम लोग, देखो अब अपने हम पास, नक्षत्रों का। मेरे पास कोई कोर्स डिजाइन मैंने नहीं किया हुआ पढ़ाने वाला। मैं तो रेंडमली आपके पास बीच में कोई बात चल पड़ती है ताकि बात इंटरेस्टिंग बनी रहे। अपने को कोई डिग्री तो लेनी नहीं, ना मैंने कोई देनी है आपको। तो ये सिंपली तो इतना सा फिर भी जैसे अब दशाएं वगैरह ये सब, अब ये बताओ, जैसे अब आप कहते हो सूर्य की दशा आने वाली है, गुरु की दशा आने वाली है, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे शुक्र की अच्छा दशा में क्या होता है? आपकी हॉरोस्कोप में देखेंगे तो मैंने बताया जैसे शुरू में, चंद्रमा जिस जगह पर राशि बैठा होता है वो उसकी राशि बनती है, ये सबको पता है ना। राशि पहचानने पता आ गया। फिर मैं कर्क नक्षत्र राशि, लिखवाए, हाँ जी। नक्षत्र लिखवाए थे। तो अब जिस नक्षत्र पे चंद्रमा था वो आपका नक्षत्र था, तो आप इसकी सीरीज लिखवा रखी है नक्षत्रों के हिसाब से, वैसी सीरीज है। मान लो चंद्रमा की राशि में आपका जन्म हुआ, तो चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद राहु आएगा, राहु के बाद बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, शनि के बाद बुध आएगा, बुध के बाद केतु आएगा, केतु के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद फिर चंद्रमा आएगा। तो पूरे 9 ग्रह हो गए। ये सीक्वेंस आप दिमाग में रख लो, आप इतना ही याद रखना है कि सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में मंगल, मंगल के बाद में राहु, राहु के बाद में गुरु, गुरु के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में बुध ग्रह, नहीं सॉरी शनि ग्रह, शनि के बाद में फिर बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, फिर सूर्य। तो ये आपने याद कर ली 9 ग्रहों की सीक्वेंस, ये हर जगह लागू होगी। अब रही बात के जिस नक्षत्र में आदमी पैदा हो रहा था, दशा उसी की चल रही होती है, दशा भी उसी की चल रही होती है, महादशा। महादशा मतलब चंद्रमा की 10 साल की है, मंगल की 7 साल की है, सूर्य की 6 साल की है, फिर सूर्य चंद्र मंगल, फिर आगे राहु, राहु की 18 साल की है, बृहस्पति की 16 साल की है, शनि की 19 साल की है, फिर बुध की 17 साल की है, केतु की 7 साल की है, फिर आ गया शुक्र ग्रह 20 साल की है उसकी, शुक्र बाद सूर्य फिर आगे 6 साल की होगी, है ना।
तो ये दशाओं का 120 साल का टोटल होता है, सबको 120 साल मिले हुए हैं, तो उनके बाइफर्केशन किया हुआ है। अब 120 साल मिले हैं, किसी को 8 करोड़ श्वास मिले हैं, किसी को 10 करोड़ श्वास मिले हैं, किसी को 2 करोड़ श्वास मिले हुए हैं। अब इस श्वासों को हमने इतनी यात्रा तक करनी है। अब ये चॉइस बनती है कि 1 मिनट में श्वास लेने कितने हैं, ये थोड़ा सा मैटर आपके ऊपर आ जाता है। जितने लंबे गहरे श्वास होंगे, बीमार होने के तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। खुश रहेंगे, किसी प्रकार की एंग्जाइटी नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल प्लेन इजी गोइंग जिंदगी जिएंगे आप। पैसा जेब में है तो भी खुश रहेंगे, नहीं है तो भी खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी पैसे से नहीं मिलती कभी भी। हमेशा आदमी एंजॉय करता रहता है। अच्छा, आप एंजॉय करके करते रहेंगे, चेहरे पे स्माइल होगी, तुम बात करेंगे किसी से तो वैसे रिप्लाई भी तो वैसे मिलेगा ना। फिर मैंने बताया खुश रहने से शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है। कुंडलियों में खराब है ना मानो किसी का, तो शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है। बुध ग्रह कमजोर है तो भी ठीक हो जाता है। बात कर लेते हैं सर राहु को कैसे ठीक करते हैं, अगर राहु अगर खराब है तो? राहु को ठीक नहीं कर सकते। राहु के अनुसार अपने आप को थोड़ा चेंज करते हैं। इसका घर में जितने जूते चप्पल पड़े हैं, पुराने पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, बंद घड़ियां पड़ी हुई है, बंद ये जला हुआ सामान पड़ा है, कोई बिजली का, कोई मिक्सी पड़ी खराब, कोई रेडियो खराब पड़ा हुआ है, कोई लेदर का सामान पुराना खराब पड़ा हुआ है, जूते पड़े हैं, कपड़े बहुत सारे हमारे बहुत सारे पड़े होते हैं, उन सबको विदा कर दीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से निकाल के दे आइए, किसी गिफ्ट कर दीजिए। छत के ऊपर किसी प्रकार का जंग लगा हुआ लोहा, भीगी हुई लकड़ी, कोई कचरा पड़ा है, उसको हटा दीजिए आप, तो राहु का ये उपाय हो गया। तीसरी बात, व्यवहार कुशल बनिए, व्यवहार में मिस्टेक मत करिए, वचन मत दीजिए किसी को, दे दिए तो फिर पूरे करिए आप। बात कर लेते, हैंड रेज किया महावीर जी ने। भाई साहब नमस्ते, फरमाइए। नमस्कार, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। आपने बताया कि शनि वैसे वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा के वही स्वामी हैं और उनकी जो दोनों राशियां हैं वो दक्षिण में है। ये मतलब ये क्या लिंक बनता है कि भाई राशि दूसरी दिशा में है और वास्तु में स्वामी दूसरी दिशा के हैं? ये और भी ग्रहों के साथ मैंने देखा, तो ये कि इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, क्या है कि शनि की राशि में मंगल का होना मंगल की स्ट्रेंथ देता है। शनि की राशि में मंगल का होना स्ट्रेंथ देता है। तो मंगल जो हो गया आपका पहले घर का मालिक है ना, फिर उसके बाद आती 8वीं राशि उसकी आती साउथ वेस्ट में। तो अगर मंगल 10वें नंबर की राशि है तो उच्च का है, 11 की राशि पे तो भी अच्छा माना जाता है, और मंगल 10वें घर में बैठा होता है तो भी विफल होता है। 10 नंबर की राशि पे 10वें घर में अच्छा माना जाता है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि शनि की दोनों राशियां जो है ना, मकर और कुंभ, वो साउथ में है, साउथ और साउथ ईस्ट में है। और वास्तु के हिसाब से आपने बताया कि भाई शनि जो है वो पश्चिम दिशा के स्वामी है। हाँ, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या कनेक्शन बनता है कि भाई राशि साउथ में है, स्वामी वेस्ट के हैं? देखिए, हाँ, ये तो सारी खास बात है कि उसका पीछे कारण है, उनके नक्षत्र वहाँ पे पावरफुल होते हैं। शनि का जो नक्षत्र देखेंगे ना आप, अगर आप राशि चेक करें तो आप ऐसे मानिए कि जो नक्षत्रों का खिला है वो 3 चरणों में होता है। तो पहले घर लेकर के और 7वें घर तक, यानी पश्चिम दिशा तक 13.5 नक्षत्र हो जाते हैं, और फिर 13.5 इधर आते हैं। तो नक्षत्रों में देखेंगे हम, जिसमें शनि ग्रह का जो नक्षत्र का मामला बनता है वो उसके प्रिय जो नक्षत्र है, राशि उसकी प्रिय राशि है उसकी, और शुक्र की राशि उसकी प्रिय राशि है। ये 6ठे और 7वें घर में आ रही है। आप देखें, 6ठे ग्रह राशि 6 नंबर की राशि होगी, और 7वें की, दोनों ग्रहों की राशि शनि ग्रह के लिए एक प्रकार प्रिय राशि मानते हैं। और जबकि उसकी खुद की राशि है वो मंगल के लिए प्रिय होती है। तो दिशाओं का निर्धारण किया जाता है उसके कारकत्व से। राशि के मालिक होंगे तो, हालांकि मकान दक्षिण दिशा का जो मकान है, शनि की जमीन है वहां पे, पर मकान बनाता कौन है? मंगल बनाता है। शनि मकान वहां नहीं बनाता, वो पश्चिम दिशा में मकान बनाएगा। क्यों? उसकी
पत्नी बोलते शुक्र ग्रह, तो पत्नी कहाँ बैठी है? साउथ वेस्ट के आसपास है, शनि का बुध ग्रह के पास बैठे है उसके, तो वहां बैठाएगा वो अपना। तो ये अगर उनके आपस में कनेक्शन देखें तो कनेक्शन ये है उनका, जैसे ग्रहों का आपस में लिंक अच्छा बोलते हैं। शनि का बुध के साथ अच्छा आपकी लिंक, आवाज भाई टूट टूट के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अभी क्या? अच्छा ठीक है। शनि का कनेक्शन उनके राशियों के ऊपर डिपेंड करता है और नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। शनि की राशि 10 और 11 नंबर की राशि है, उसमें देखो नक्षत्र कौन से हैं। 10 नंबर में जो 9 नंबर में आ गया पहला नक्षत्र आएगा केतु, आएगा शुक्र का, फिर आएगा सूर्य का, ये धनु राशि पे। फिर आगे आपका 10 नंबर की राशि शनि की, उसमें नक्षत्र आ रहा है सूर्य 3/4 हिस्सा, फिर आएगा चंद्रमा और फिर उसके बाद आएगा मंगल का। तो जो नक्षत्र है सूर्य और चंद्रमा के शनि की राशि में ये कंफर्टेबल नहीं होते। मंगल का नक्षत्र उस पर आ रहा है, तो मंगल को पावरफुल इसलिए बनाया गया है। उसका फिर अगला हिस्सा चला जाता है राहु का 11 नंबर की राशि में, शनि की दूसरी राशि पे। और इधर 6 नंबर की राशि में देखिए जो नक्षत्र बनेगा पे, वो बनेगा 5 नंबर की राशि पे, तो नक्षत्र बनेगा केतु का, फिर बनेगा शुक्र का, सूर्य का, उसके बाद आएगा वो मंगल का, सूर्य का, चंद्रमा, मंगल का आएगा। मंगल के नक्षत्र पे आने से, हालांकि अगर हम इसको डिनोट करें वैसे राशि के हिसाब से तो मान सकते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं मान के चलता हूँ राशि जो होती है शनि की, उसके हिसाब से डिनोट किया गया है, शनि को मानना गया ऐसा। तो यहाँ इसको मान लिया गया भी ऐसा होना होता है। बुध ग्रह को जैसे चौथे गया, और ऐसा तो नहीं कि जैसे सब ग्रह अपने 7वें घर को देखते हैं, तो 7वें घर को देखते हैं इसलिए वो उस दिशा की तरफ भाई नहीं वास्तु ऐसा में। नहीं है। अच्छा, ऐसा होता तो फिर वो शनि के 10वीं है तो फिर चौथे तक की राशि देखता, वो तो 11वें को 5वें देखता। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना राशि जैसे क्या है, किसी भी कुंडली में तो बहुत फार्मूला देता हूँ शनि और शुक्र का आपस में कॉम्बिनेशन है, कहीं पर भी है, किसी कुंडली में भी है, वो लोग धनवान जरूर बनते हैं जीवन में, बहुत पैसे लगते हैं। तो ये बात क्यों बनती है? क्योंकि शुक्र और शनि आपस में जो मिलते हैं तो संसार के कंफर्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। और शनि के साथ बुध ग्रह जुड़ता है तो वो इंटेलेक्चुअल इतना बढ़ाता है कि IIT में जितने लोग जाते हैं ना, सारे शनि बुध वाले जा रहे होते हैं। और शनि शुक्र वाले सारे आकर्षक दुनिया में घूम रहे होते हैं, वर्ल्डली धनवान लोग मिलेंगे आपको सारे। तो ये क्यों मिलते हैं? तो दोनों राशियों को कॉम्बिनेशन मिल जाता है। राशि को बेस्ड है था, नक्षत्रों पे तो कुछ असर कम है पर राशि पे ज्यादा है। अब इनको में इस तरह से डिनोट किया गया है, इस परिणाम से देखेंगे तभी डिनोट किया गया है। अब शुक्र ग्रह देखिए, मैंने बताया साउथ ईस्ट में, मंगल की दिशा किसी तो मंगल की लगाया अपने, तो वहां साउथ ईस्ट शुक्र बना दिया। वैसे और कुछ कहेंगे? नहीं बस इतना ही पूछना था मुझे। बिना मोनिता जी बोलिए। सर जैसे मेरे में शनि और मंगल का जो वो रहेगा वो क्या प्रभाव डालता है? शनि और मंगल जैसे मेरे में आई थिंक दिखा रहा है ना, पहले और आपका दूसरे पता भाव में करना है। दोनों का स्वामी चौथे घर में बैठा है ना, शनि चौथे घर में शनि मंगल के साथ है ना। हाँ, तो आपका मकान कौन सी दिशा में, साउथ वेस्ट में है, कहाँ है? हाँ जी, साउथ वेस्ट। क्या मकान आपका? जी कौन सी दिशा में मकान है, मैं पूछ? जी आपकी आवाज कट रही है सर। मैंने कहा आपका मकान में बनता है, कहाँ बना हुआ मकान, कौन सी दिशा में बना हुआ है आप? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब आप खुद बोल रहे हैं ना, आप खुद ही बोल रहे हैं। जो में रहे थे पावरफुल बन के मकान बन गया ना, वहाँ पे ले आए आपको, बस वो मकान से करता है। अब क्यों करता है? शनि मंगल इकट्ठे है ना, तो आप ही नहीं रह सकते। हमेशा कुछ न कुछ करने में आपको लगा, आप एक उद्यमी बना देगा, आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है। थोड़ी सी डिग्रियाँ अच्छी हो ना उसकी, तो बहुत बड़ी पावर बना सकता है आपको। डिग्रियाँ थोड़ी सी नहीं होंगी, इस वजह से आप टीचिंग लाइन के अंदर है। टीचिंग लाइन जो होती है बृहस्पति की होती है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, का काम आ गया आपके साथ।
अब अच्छे पर है, बृहस्पति का रोल ज्यादा अच्छा है। अब मकान में भी देखेंगे तो साउथ वेस्ट में अपने कमरे में सोइए आप, अपने साउथ वेस्ट में कमरे में। जिसकी शादी नहीं हो रही ना, मान लो किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, अपने परिवार से बड़े बड़े होते हैं, किसी लड़की की शादी नहीं होती, लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो साउथ उसको नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सुला देना चाहिए, जल्दी काम हो जाएगा। अभी कोई रह गया बात करने की किसी कोई, क्योंकि 9:17 हो गए हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? आप बोल सकते हैं। हेलो, हाँ जी जयश्री जी बोलिए। अगर बात पूरी होगी हो तो फिर आज की मीटिंग को वाइंड अप करें। तो तानिया जी भाई जी 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 रवि जी देखो हैंड रेज रखे 2 दिनों में सर बोल नहीं रहे। नेक्स्ट वीक नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ना 17 तारीख को मीटिंग करेंगे, क्योंकि 2 संडे में आउट ऑफ सिटी होऊंगा, मैरिज के फंक्शन है अटेंड करने मेरे को। और फिर तब तक आप एक्सरसाइज करिए जो मैंने बातें की है पिछले की है। 17 तारीख वाली मीटिंग में अपने रिवीजन करेंगे जो आपने पढ़ा है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। धीरे धीरे एकदम से डिग्री बदलना गलत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपको ग्राफ करते रहेंगे, आसानी रहेगी आपको। ठीक है जी सर जी। तो आज सबका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत है, और मेरी दुआएं हैं कि आप लोग परमात्मा की शक्ति में अपने आप को और ज़्यादा समृद्धशाली फील करें, और वास्तु ज्योतिष जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसका सदुपयोग करने के माध्यम से सीखें, और उतना सदुपयोग के तरीके से इसको यूज करें। किसी प्रकार की बातें धारणाएं बना करके अपने आप को किसी भी प्रकार से अपना खुद का शोषण ना करें, नेगेटिव सोच करें। आपको हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, एनिमेटिव बना के रखें थॉट्स के रूप में, और ऐसा महसूस करें कि इससे जो मिला है इसमें मुझे अपना सुधार करना है। तो मैंने जैसे कई चीज़ें बताई हैं उसको आप समझते हुए अपने परिवार में लागू करिए, और अगली बार हम चर्चा करेंगे, इसके परिणाम निकलेंगे। तब के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।